हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज एक नए शानदार क्लास लेकर के आ गए हैं फिर से। और आज का जो हमारा टॉपिक है रसायन शास्त्र का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल, भस्म एवं लवण। इसमें बहुत दूर तक हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे क्लास में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पीछे का क्लास देख लीजिए, उसके बाद पढ़िए। तो और जो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इसमें, तो इसमें बहुत दूर तक पढ़ चुके हैं। और आज जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लवण। अम्ल के बारे में पढ़ लिए, भस्म के बारे में पढ़ लिए। अम्ल क्या होता है, अम्ल का गुण क्या होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, भस्म क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। वो सभी चीज़ को पढ़ लिए। हमारे दैनिक जीवन में क्या अम्ल का महत्व है, हमारे दैनिक जीवन में क्या पीएच का महत्व है, पीएच स्केल क्या होता है, ये सभी चीज़ के बारे में जान चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है जिसका नाम है लवण। क्या नाम है? लवण। ये लवण क्या है? लवण क्या है? तो लवण देखिए, जब अम्ल जो हो गया, जो स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करता है। अम्ल और भस्म आपस में क्या करता है? अभिक्रिया करता है, तो लवण बनाता है। समझ में आया? अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। लवण बोलेगा कैसे बनता है? बोलना अम्ल और भस्म, ये जो अम्ल है ये दोनों अभिक्रिया करेगा और लवण का निर्माण करेगा। अम्ल तथा क्या है? अम्ल तथा भस्म, अम्ल तथा भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप, भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप, अम्ल तथा भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा? लवण और जल का। लवण और जल का, लवण और जल का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? ठीक है। अम्ल और भस्म जो है आपस में अभिक्रिया करेगा और लवण और जल का निर्माण करेगा। अम्ल और भस्म अभिक्रिया करेगा आपस में और लवण और जल का क्या करेगा? निर्माण करेगा। क्या करेगा? निर्माण। अम्ल तथा भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल का क्या होता है? निर्माण होता है। अगर इसको समीकरण के रूप में जानना है तो HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। याद रखिएगा, HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो है प्यारे बच्चों NaOH से क्या करेगा? अभिक्रिया। इसका नाम अगर जानना है तो हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। और ये NaOH जो है, Na का नाम है सोडियम। ये क्या नाम है इसका? सोडियम। O मतलब ऑक्सीजन होता है, H मतलब हाइड्रोजन होता है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रा ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ सोडियम हो गया, Na क्या हो गया? सोडियम। और OH हो गया हाइड्रा ऑक्साइड। क्या हो गया? OH हाइड्रा ऑक्साइड। यहाँ H हाइड्रोजन और ये Cl क्लोराइड होता है। H हाइड्रोजन और Cl क्लोराइड होता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन, H मतलब हाइड्रोजन, Cl मतलब क्लोरीन, और ये दोनों जब मिलता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं। ये Na जो होता है सोडियम है और OH हाइड्रा ऑक्साइड है। ये दोनों मिल करके सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है। ये आपका अम्ल है। ये क्या है? अम्ल है। और ये आपका भस्म है। क्या है? भस्म। ये दोनों जब अभिक्रिया करेगा ना तो NaCl बनेगा। NaCl देखिएगा, यहाँ पर जो है Na धातु है। Na क्या है? धातु है। ये Cl के साथ अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, ये Na धातु है, ये Cl से साथ मिल करके NaCl बनाएगा। और H जो है यहाँ और OH के साथ मिल करके H क्या हो गया? यहाँ एगो H, दो H, H2O बनाएगा। H2O बनाएगा। समझ में आया? और ये जो NaCl है ये लवण है। क्या है? लवण। और ये H2O जो है ये जल का सूत्र होता है। ठीक है, ये किसका सूत्र होता है? जल का। HCl जो है ये अम्ल है। NaOH सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड भस्म है। अम्ल और भस्म आपस में जुटेगा और देखिएगा ये सोडियम क्या करेगा? Na क्लोरीन के साथ जाकर के उधर बैठ जाएगा। Na जो है Cl के साथ जाकर के बैठ के लवण बना देगा। तो बचेगा यहाँ H और यहाँ OH। तो H और H, दो H हो गया, तो H2 और O, H2O ये बना लेगा जल। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक अम्ल और एक भस्म, ये दोनों चीज़ मिलता है और दो चीज़ बनता है, लवण और जल का निर्माण होता है। और ये लवण जो दिख रहा है इस चीज़ का नाम है, Na का मतलब क्या बताएं? सोडियम। Na का मतलब सोडियम। और Cl का मतलब क्लोरीन होता है। जब इसके साथ मिलता है क्लोराइड बन जाता है। तो NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। और ये आपका जो है ना नमक का सूत्र है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये किसका सूत्र है?
नमक का सूत्र। किसका सूत्र है? NaCl जो आपका हो गया NaCl, ये नमक का सूत्र है। किसका है? नमक का। कोई आपको अगर मान के चलिए पूछ देगा कि नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको उसको बताना है NaCl। क्या होता है? NaCl। दूसरा अगर आपको जानना है तो ये देखिए H2SO4 और फिर जो है NaOH, ये दोनों मिल करके बनाएगा NaHSO4 प्लस H2O। यहाँ जो है याद देखिएगा, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? ये अम्ल है आपका, आप क्या है? अम्ल। ये नाम है इसका सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रखिएगा। हम बोल देते हैं, लिखेंगे नहीं यहाँ पर, बोल दिए। इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान में सोच लीजिएगा। हालांकि एक क्लास आप लोगों के लिए लाएंगे जिसमें सभी सूत्र का जो है खाली नाम लिखेंगे, जैसे इसका ये किसका संकेत है, ये किसका संकेत है, ये किसका संकेत है। एक ऐसा क्लास लाएंगे जिसमें आपको इसका कन्फ्यूजन ही पूरी तरह से क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। एक ऐसा क्लास लाएंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ समझना है। तो H2SO4 जो है ये अम्ल है। क्या है? अम्ल है। NaOH जो है ये भस्म है। क्या है? भस्म। बताए थे जहाँ पर OH दिख जाए वो भस्म होता है। एक आर्हेनियस व्यक्ति था जिसने बताया था कि जो भस्म होता है जल में घुल करके OH माइनस आयन देता है। तो OH माइनस आयन कब देगा? जब OH माइनस आयन उसमें रहेगा। तो जहाँ भी भस्म रहेगा ना, दिमाग में खोस लीजिए, जहाँ भी भस्म है समझ लीजिए वो भस्म में OH रहेगा, और जहाँ भी अम्ल है वहाँ समझ लीजिए H रहेगा। OH नहीं, खाली H रहेगा। OH जहाँ साथ में रहेगा, साथ में जहाँ साथ में OH हुआ तो समझ लीजिए क्या हो गया? हाइड्रोक्साइड बन गया, वो भस्म है। और जहाँ H है तो H का मतलब यहाँ क्या है? हाइड्रोजन है। अम्ल हो गया, इसको अम्ल कहते हैं, ये भस्म है। ये दोनों मिल करके सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। ये आपका लवण। क्या है? लवण। और ये आपका क्या बन जाएगा? जल। क्या बन जाएगा? जल। समझिएगा, यहाँ अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाएगा और जल बनाएगा। नाम याद रखना, देखिए हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये H2O जल हो गया। क्या हो गया? जल हो गया। ये आपका क्या है? लवण। क्या है? लवण। लवण समझ में आया? सिंपल फंडा है। क्या सिंपल फंडा है? कि अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा। अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करेगा? भस्म के साथ, और लवण को बनाएगा। एक लाइन में याद रखना है कि अम्ल और भस्म का मिलन होगा और लवण का जन्म होगा। समझ में आया? अम्ल भस्म का मिलन, लवण का जन्म। साथ में उधर से जल भी उधर से दरबन देते आएगा। तो अम्ल भस्म मिलेगा और लवण का निर्माण करेगा, साथ में क्या बनेगा? जल भी बनेगा। ये आपका है। अम्ल भस्म मिल करके लवण का निर्माण करता है, साथ में क्या बनता है? जल का निर्माण होता है। जल का क्या होता है? निर्माण। एक और अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख लीजिए H2SO4, ये भी अम्ल है, वही अम्ल है। ये 2NaOH से क्या करेगा? NaOH, 2NaOH। और ये अगली बार जो लवण बनाएगा दूसरा लवण बनाएगा Na2SO4 प्लस 2H2O। ये अम्ल है, ये भस्म है, ये लवण है, और ये क्या होगा बताइए आप लोग? जल है। क्या है? जल है। देखिए अम्ल और भस्म, अगली बार देखिए यहाँ भी H2O है, H2SO4 है, यहाँ भी H2SO4 है, लेकिन यहाँ दो को सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, तो ये दोनों अभिक्रिया करके Na2SO4 बनाता है। Na2SO4 बनाता है, सोडियम सल्फेट। तो अम्ल और भस्म मिलके क्या बना रहा है? लवण और जल। लवण और जल। अम्ल और भस्म मिलके क्या बना रहा है? लवण और जल। लवण के बारे में यही है। लवण के बारे में इतना सारी जानकारी है, इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा कि लवण किसको कहते हैं। लवण क्या होता है? अम्ल तथा भस्म के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल तथा भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण के फलस्वरूप क्या बनता है? लवण और जल बनता है। एक आपको ये तीनों याद नहीं रखना है, कम से कम एक वो आपको समीकरण याद रखना है जो आपको आसान लग रहा है। सबसे आसान तो ऊपर वाला ही है, ठीक है। तो आपको एक समीकरण याद रखना है। क्या एग्जाम में आपको समीकरण भी लिखना है? देखिए अगर आप ये डिफिनेशन नहीं भी लिखते हैं ना, समीकरण लिखते हैं तो नंबर मिलने का चांस रहता है, लेकिन आप डिफिनेशन लिख दिए और समीकरण दोनों लिख दिए हैं तो और अच्छा है। समझ में आया? कोशिश कीजिए हमको कम से कम एक को याद रहे, एग्जाम्पल एक को याद रहे, ठीक है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम हर चीज़ का एक एग्जाम्पल याद रखें, ताकि आपका नंबर कटने का चांस ना हो, ताकि आपका नंबर कटने का चांस क्या हो?
कम हो, यानी कि नंबर ना कटे। ये हो गया आपका। और अब जो जानने वाले हैं इसके बाद, ये अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब जो हम जानने वाले हैं जिसका नाम है भास्मिक मूलक और अम्लीय मूलक। क्या होता है ये भास्मिक मूलक और अम्लीय मूलक, क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। पहला नंबर है आपका भास्मिक मूलक। क्या है? भास्मिक मूलक क्या है? दो, भस्म का जितना भी मूलक होगा ना, भस्म का जो मूलक है उसको बोलेंगे भास्मिक मूलक। सीधा याद रखना, भास्मिक मूलक कोई पूछेगा ना, बोलना कि भस्म के मूलक को ही भास्मिक मूलक कहते हैं। भस्म के मूलक को क्या कहते हैं? भास्मिक मूलक कहते हैं। और ये याद रखना है कि भास्मिक मूलक पर धनावेश रहता है। क्या रहता है? धनावेश। समझ में आया? बोलेगा भास्मिक मूलक क्या है? भस्म के मूलक को भास्मिक मूलक कहते हैं और इस पर धनावेश रहता है। तो बोलेगा अम्लीय मूलक क्या है? तो बोलना है कि अम्ल के मूलक को अम्लीय मूलक कहते हैं और इसमें क्या रहता है? ऋणावेश। याद रखिएगा, भास्मिक मूलक है, सीधा याद रखिएगा, भास्म के मूलक। भास्मिक मूलक मतलब भस्म के मूलक को, भस्म के मूलक को भास्मिक मूलक कहते हैं। क्या कहते हैं? भास्मिक मूलक। भस्म के मूलक को भास्मिक मूलक कहते हैं। इस पर धनावेश रहता है। इस पर क्या रहता है? यह धनावेशित होते हैं, यह धनावेशित, ये धनावेशित होते हैं। देखिए, भास्मिक मूलक क्या है? तो भस्म के मूलक, भस्म के मूलक को भास्मिक मूलक कहते हैं या धनावेशित होते हैं। सीधा याद रखना कि भास्मिक मूलक बोलेगा, जिसका मूलक बोलेगा उसी का नाम लेना, उसी का मूलक है। भास्मिक मूलक बोलेगा तो बोलना है कि भस्म के मूलक को भास्मिक मूलक कहते हैं या धनावेश रहता है। और आपको पूछेगा अम्लीय मूलक, यह भास्मिक मूलक था, अब पूछेगा अम्लीय मूलक। क्या पूछेगा? अम्लीय। आप लोग जो है फेर भी करते जाइएगा, अम्लीय मूलक। तो इसमें क्या लिखेंगे बताइए आप लोग? अम्लीय मूलक क्या लिखेंगे? अम्ल के मूलक को क्या बोल लिखेंगे? अम्ल के मूलक, अम्ल के मूलक को, देखिए इसमें क्या लिखेंगे? अम्ल के मूलक को अम्लीय मूलक कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लीय मूलक कहते है। समझ में आया? बोलेगा अम्लीय मूलक क्या है? बोलना अम्ल के मूलक को अम्लीय मूलक कहते हैं। सीधा याद रखना है। भास्मिक मूलक बोलेगा तो भस्म के मूलक को भास्मिक मूलक कहते हैं। अम्लीय मूलक बोलेगा तो अम्ल के मूलक को अम्लीय मूलक कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल के मूलक को अम्लीय मूलक। अगर मान के चलो भास्मिक मूलक पूछेगा, क्या बोलेगा? भास्मिक मूलक। क्या बोलेगा? भास्मिक मूलक। तो भस्म के मूलक को क्या कहेंगे? भास्मिक मूलक। समझ में आया? अगर मान के चलिए भास्मिक मूलक बोलेगा क्या बोलना है? भस्म के मूलक को भास्मिक मूलक। और अगर अम्लीय मूलक बोलेगा तो अम्ल के मूलक को अम्लीय मूलक। भास्मिक पूछेगा तो भस्म के मूलक, अम्लीय बोलेगा तो अम्ल का मूलक। भास्मिक मूलक कैसा होता है? धनावेश। कैसा होता है? धनावेश। और अम्लीय मूलक कैसा होता है? ऋणावेश। क्या होता है? ऋणावेश। यह ऋणावेशित होता है। यह क्या होता है? यह ऋणावेशित, यह ऋणावेशित होते हैं। ये आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अम्ल के मूलक को अम्लीय मूलक, भस्म के मूलक को भस्मीय मूलक। अम्लीय मूलक धनावेशित ऋणावेशित होते हैं और भस्मीय मूलक क्या होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। भस्मीय मूलक क्या होता है? भस्मीय मूलक धनावेशित और अम्लीय मूलक ऋणावेशित। अब जो जानने वाले हैं कुछ पदार्थ का नाम है जिसका पीएच जानेंगे। कुछ पदार्थ है जिसका क्या जानेंगे? पीएच जानेंगे कि किसका आखिर पीएच मान कितना होता है, किस पदार्थ का पीएच मान कितना होता है। आपको क्या करना है? एक बॉक्स बनाना है। क्या करना है? एक बॉक्स बनाना है ऐसे, और इधर लिख देना है पदार्थ। क्या लिख देना है? पदार्थ। आपको एक बॉक्स बनाना है, इधर लिखना है पदार्थ और इधर लिखना है पीएच। क्या लिखना है? पीएच। कौन पदार्थ है और किसका पीएच मान कितना होता है वो जानेंगे। पहला नंबर में देना है आपका अमाशय रस। क्या देना है? अमाशय रस। इसका पीएच मान जो होता है याद रखिएगा 1.0 होता है। पीएच मान कितना होता है? 1.0। अमाशय का पीएच मान पूछेगा आपको क्या कितना बताना है? 1.0 अमाशय। पहला नंबर में क्या लिखना है? अमाशय। और अमाशय का पीएच मान 1.0। दूसरा नंबर में आपको लिखना है
नींबू रस, क्या लिखना है, नींबू रस। दूसरा नंबर में नींबू रस, और इसका पीएच मान जो होता है 2.5 होता है, कितना होता है 2.5। पहला नंबर आमोसय, आमोसय रस का पीएच मान 1.0, आमोसय रस का पीएच मान 1.0। दूसरा नींबू रस, नींबू रस का पीएच मान 2.5। पहला नंबर क्या है, आमोसय रस, आमोसय रस का पीएच मान 1.0, और दूसरा है नींबू रस, नींबू रस का 2.5, नींबू रस का 2.5। तीसरा नंबर में है सिरका, सिरका का होता है 3.0। तीसरा नंबर में क्या है, सिरका, क्या है, सिरका, इसका कितना होता है 3.0। और चौथा नंबर में जो है आपका नाम है टमाटर रस, क्या है, टमाटर रस, इसका पीएच कितना होता है, तो इसका पीएच होता है 4.1, कितना होता है 4.1। चौथा नंबर में पसीना, क्या है, 5वां नंबर में पसीना। अब पसीना का जो पीएच मान होगा, पसीना का पीएच मान होगा 4.5, कितना हो जाएगा 4.5, याद रखिएगा। आमोसय रस का पीएच मान 1.0, नींबू रस का 2.5, सिरका का 3.0, टमाटर रस का 4.1, पसीना का 4.5। उसके बाद जो है आम्ल वर्षा, क्या है 5वां नंबर, आम्ल वर्षा, इसका जो होता है ना 5.6 से 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम होता है, याद रखिए 5.6 से कम, याद रखिएगा। ये ज़्यादा यही तो पूछता है, आम्ल वर्षा का कितना होता है पीएच मान, आम्ल वर्षा का कितना होता है 5.6 से कम। कम वाला ये खास करके याद रखिए, 5.6 भी रहेगा लेकिन इसको नहीं मारना है, ये कम वाला को मारना है, इससे कम रहता है। दूसरा है पेशाब, पेशाब का कितना होता है 6.0, 7 नंबर पेशाब, पेशाब का होता है 6.0। 8वां नंबर है आपका दूध, दूध का होता है 6.5। 8वां नंबर में क्या है आपका दूध, कितना होता है 6.5, ये आपको याद रखना है। पहला नंबर आमोसय रस, आमोसय रस का पीएच मान कितना होता है 1.0, नींबू, नींबू रस का 2.5, सिरका का 3.0, टमाटर रस का 4.1, पसीना का 4.5, आम्ल वर्षा का 5.6 से कम, पेशाब का 6.0, दूध का 6.5। 9 नंबर में जो है शुद्ध जल, 9 नंबर में क्या आता है शुद्ध जल, शुद्ध जल, इसका होता है 7.0, 7.0। ये पीएच क्या होता है बताए ना, कि 7 से जो कम होगा वो अम्लीय होगा, 7 से कम क्या होगा अम्लीय, और 7 से जैसे आगे जाएगा 14 तक उधर हो जाएगा क्षारीय, क्या आ जाएगा क्षारीय। तो जहाँ पर देख रहा है 7 से कम है, ये सब 7 से कम है इधर, है ना, तो ये सब अम्लीय है, और यहाँ शुद्ध जल पे आकर के क्या हो जाएगा ये क्षारीय, उदासीन। 7 पूरा प्रॉपर जो 7 रहेगा वो उदासीन रहेगा। तो पानी शुद्ध जल जो होता है कैसा होता है उदासीन होता है, कैसा होता है उदासीन। आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए। अभी और जो है 2-3 गो है, तो देखिए यहाँ पे। उसके बाद जो है आपका, उसके बाद आपका है 9 तक हो गया। 10 नंबर आंसू का, 10 नंबर क्या है आंसू। आंसू का जो पीएच मान होता है 7.3 होता है, कितना होता है 7.3। 11 नंबर है खून, खून का कितना होता है ये याद रखना है, खून का पूछता है 7.4, खून का कितना 7.4। 12 नंबर होता है पित्त, पित्त का कितना होता है पित्त, पित्त क्या होता है आपको पता है, पित्त का जो है 7.5 से 8.8 तक होता है, 7.5 से 8.8। पित्त क्या होता है, लीवर में हमारा एक रस स्रावित होता है, लीवर में क्या होता है हमारा एक रस स्रावित होता है जिसका नाम क्या होता है पित्त होता है। लीवर में एक रस स्रावित होता है जिसका नाम होता है पित्त रस, पित्ता लिख दिए क्या देख पित्त लिखना है। पित्त का कितना होता है 7.5 से 8.8 तक। उसके बाद है चूनो जल, क्या है चूनो जल, चूनो जल का होता है 11.0। और उसके बाद है 14 नंबर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सर इसका क्या होता है, क्या इम्पोर्टेंट है, इसका होता है 10.5
5, 10.5। याद रखिएगा, सबसे अगर इसमें ज़्यादा पूछा जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पूछा जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितने होता है, ऑब्जेक्टिव में अगर आपको पूछेगा तो किसका पूछेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किसका पूछेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बता देंगे। देखिए पदार्थ जो आंसू का पीएच होता है 7.3, खून का होता है 7.4, पित्त का होता है 7.5 से लेकर के 8.8 तक, चूना जल का होता है 11 और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होगा 10.5। इधर पूछेगा आपका आम्ल वर्षा तो 5.6 से कम, 5.6 से क्या होगा कम। पेशाब का पूछेगा 6.0 और दूध का पूछेगा 6.5, शुद्ध जल का 7.0। शुद्ध जल का भी पूछेगा, याद रखिएगा उदासीन होता है इसलिए इसका पूरा प्रॉपर मान कितना होता है 7 होता है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। उसके बाद आगे जो हमारा टॉपिक चलने वाला है लवणों के वर्गीकरण। आगे जो टॉपिक है क्या है, लवणों के वर्गीकरण। क्या है, लवणों के वर्गीकरण, समझिएगा। अगला टॉपिक है लवणों के वर्गीकरण। लवण के बारे में जान गए ना, अम्ल और भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा, लवण बनेगा। अब जो है लवणों के वर्गीकरण, लवणों के वर्गीकरण मतलब लवण को कितने भागों में बांटा है, वर्गीकरण किया है। लवण को कितना भागों में क्या किया है, वर्गीकरण किया है, उसी को क्या कहते हैं, लवणों का वर्गीकरण। तो लवण को 3 तरह से बांटा है। कितना भागों में बांटा है, 3 भागों में। पहला है सामान्य लवण, दूसरा है अम्लीय लवण, तीसरा है भस्मीय लवण। सामान्य लवण, अम्लीय लवण, भस्मीय लवण। लवण को कितने भाग में बांटा है, 3। सामान्य लवण, अम्लीय लवण, भस्मीय लवण। सामान्य, अम्लीय, भस्मीय, सामान्य, अम्लीय, भस्मीय, 3 तरह का। कितना तरह का लवण को कितने भाग में बांटा है, 3 भाग में। कितना, 3। सामान्य लवण, अम्लीय लवण, भस्मीय लवण। सामान्य लवण, अम्लीय लवण, भस्मीय लवण। तो लिख लेते पहले सामान्यता जो है ना, सामान्यता लवणों को 3 भागों में बांटा है। कितना भागों में, लवणों को 3 भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर जो आपका है सामान्य लवण। क्या है, सामान्य देखिए सामान्य लवण क्या होता है। पहले नंबर क्या है, सामान्य लवण। लवण को 3 भागों में बांटा है। कितना भाग में बांटा है लवण को, 3 भागों में। पहला क्या है, सामान्य लवण। सामान्य लवण उसको बोलेंगे जिसमें विस्थापनशील जो है हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं पाए जाते हैं। सामान्य लवण किसको बोलेंगे, जिसमें विस्थापन करने के लिए हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइल समूह नहीं पाए जाते, मतलब उसमें नहीं हाइड्रोजन रहेगा नहीं हाइड्रोक्साइल समूह रहेगा। सामान्य लवण क्या इसको बोलते हैं। वैसे लवण जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, सामान्य लवण। कोई पूछेगा सामान्य लवण क्या है तो बोलना है कि उसमें जो है वैसे लवण को कहते हैं सामान्य लवण जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल समूह नहीं पाए जाते। सीधा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल समूह नहीं पाया जाएगा, ठीक है। वैसे लवण जिसमें देखिए, वैसे लवण जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं। हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। सामान्य लवण कहलाते
लाते हैं। देखिए समझिए, कोई खास नहीं है, आराम से याद आ जाएगा। लवणों के वर्गीकरण, तो सामान्यतः लवण 3 भागों में बटा गया है। पहला है सामान्य लवण। क्या है सामान्य लवण? सामान्य लवण वैसे लवण को कहेंगे जिसमें विस्थापनशील जो है हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते। सीधा गप है। बोला सामान्य लवण क्या है भाई, तो बोला सामान्य लवण कोई भारी बात नहीं है, जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं पाए जाते हैं। यही दो नाम याद रखना, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल समूह। ये दोनों विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं पाए जाते। एग्जाम्पल में अगर आपको लिखना है इसका, तो NaCl हो जाएगा, ये लवण हो गया, ये सब लवण है। KCl, इससे आपको लवण का भी नाम याद हो जाएगा एग्जाम्पल में कि कौन कौन लवण होता है। Na2SO4 ये को लवण है। Na3PO4 KNO3 ये सब लवण का नाम है। CuSO4 हो गया, कॉपर सल्फेट, CuSO4, NH4Cl, NH4Cl ETC, ये आपका सामान्य लवण का उदाहरण है। किसका है? इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना है, 2 याद रख लीजिए, 2 या 3 याद रख लीजिए, हो जाएगा। सामान्य लवण का ये उदाहरण है अध्याय 1 में जो है इसका है सामान्य लवण। लवण को 3 भागों में बटा गया। पहला क्या है? सामान्य लवण। सामान्य वैसे लवण को जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं पाए जाते हैं। जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह, जिसमें विस्थापनशील जो है हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं पाए जाते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। इसका उदाहरण NaCl हो गया, KCl हो गया, Na2SO4 हो गया, Na3PO4 हो गया, KNO3 हो गया, CuSO4 हो गया, NH4Cl हो गया, ETC। ये सब आपका सामान्य लवण का उदाहरण है। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इसके बाद आपका जो दूसरा नंबर चलेगा अम्लीय लवण। क्या चलेगा? अम्लीय लवण। दूसरा नंबर में आपका है अम्लीय लवण। ये सामान्य लवण था। उसके बाद चलेगा आपका अम्लीय लवण। क्या है? अम्लीय लवण। दूसरा नंबर में है अम्लीय लवण। दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा आपका? अम्लीय लवण। अम्लीय, अब क्या होता है अम्लीय लवण ये समझ लीजिएगा आपको। अम्लीय लवण, दो, किसी अम्ल के अणु में उपस्थित कोई अम्ल है, जैसे मान के लिए अम्ल है HCl। क्या है? HCl। तो अम्ल के अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को, जो किसी कोई अम्ल है, कोई अम्ल मान के चलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसमें हाइड्रोजन पाया जाता है। तो विस्थापनशील जो हाइड्रोजन परमाणु है उसको जो है किसी धातु द्वारा अंशतः विस्थापित करने पर क्या बनता है? अम्लीय लवण। कहने का मतलब ये है कि कोई अम्ल है। क्या है? अम्ल है। अम्ल में बताए ना कि अम्ल में आर्हेनियस एक व्यक्ति था जिसने बोला था कि अम्ल उस पदार्थ को कहेंगे जो जल में घुल करके H+ आयन देगा। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि अम्ल उसी को कहेंगे जिसमें हाइड्रोजन रहेगा। मतलब कि अगर जल में घुलकर वो H+ आयन दे रहा है, इसका कहने का अर्थ यह है कि उसमें हाइड्रोजन पहले से था, तभी तो H+ आयन दिया। तो यहाँ वही चीज़ बोल रहा है कि जो अम्ल में हाइड्रोजन रहता है ना, H जो रहता है, H जो विस्थापनशील होता है, उस H को कोई धातु विस्थापित कर देता है, हटा देता है। धातु क्या करता है? विस्थापित कर देता है। और विस्थापित करने के बाद जो है क्या बनता है? अम्लीय लवण। क्या बनता है? अम्लीय लवण। अभी इसको बढ़िया समझ लीजिए। किसी अम्ल के अणु में, कोई अम्ल का अणु रहेगा, किसी अम्ल के अणु में उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोजन, जो उपस्थित रहता है विस्थापनशील हाइड्रोजन, उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु को उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु को, जो उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु रहता है उसको क्या करता है? धातु द्वारा अंशतः विस्थापित करने पर विस्थापित करने पर बना लवण अम्लीय लवण कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्लीय
लवण कहलाता है। समझिएगा, लवणों के प्रकार में कितना प्रकार पता है? 3 प्रकार का लवण होता है। उसमें जो पहला पढ़े थे सामान्य लवण। सामान्य लवण में क्या था कि हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिक समूह नहीं पाए जाते हैं। इसमें जो है किसी अम्ल के अणु में कोई अम्ल का अणु रहेगा और उस अणु में जो है उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु के धातु द्वारा विस्थापन, यानी कि कोई अम्ल है, अम्ल के अणु में क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा। अम्ल के अणु में क्या रहेगा? कोई अम्ल है, अम्ल में हाइड्रोजन रहेगा और हाइड्रोजन परमाणु को कौन विस्थापित करेगा? धातु क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। अब आप ऐसे नहीं समझिए तो एग्जाम्पल लेकर के समझिए। जैसे मान के चलिए पहला नंबर है H2SO4, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसमें हाइड्रोजन है कि नहीं? देखिएगा ये H2SO4 है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल इसको कहते हैं, इसमें हाइड्रोजन है। अब क्या करेगा कोई, अब जो है ये भस्म से अभिक्रिया करेगा NaOH से, और ये NaOH में क्या आ जाएगा फिर NaHSO4 प्लस H2O। यहाँ पर क्या किया कि जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया? ये सोडियम धातु क्या किया? हाइड्रोजन को विस्थापित करके यहाँ दे दिया, मतलब कि इसके जगह से हटा करके सोडियम आज को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया परमाणु को। किसी अम्ल के अणु में उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु को धातु द्वारा अंशतः विस्थापित, पूरा दोनों हाइड्रोजन को नहीं दिया है, एक हाइड्रोजन पहले से इसमें था, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन बच गया, यहाँ 1 हाइड्रोजन बच गया, मतलब कि पूरे नहीं, अंशतः। तो किसी अम्ल के अणु में उपस्थित हाइड्रोजन को धातु के द्वारा अंशतः विस्थापित करने से जो लवण बनता है, यही लवण आपका क्या कहलाएगा? अम्लीय लवण। ये है आपका अम्लीय लवण। दूसरा उदाहरण अगर आप लिखना चाहते हैं तो H3PO4, दूसरा है H3PO4 प्लस NaOH, फिर बन जाएगा NaOH, NaH2PO4 प्लस H2O। अम्ल और भस्म अभिक्रिया करेगा यहाँ पर, क्या लवण बन रहा है? अम्लीय है और ये भस्म, ये दोनों अभिक्रिया करके लवण और क्या बनाएगा? जल बनाएगा। ये आपका है अम्लीय लवण। अम्ल के अणु में जो हाइड्रोजन रहता है उसको जो है विस्थापित करके क्या उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु को क्या करता है? अंशतः कोई धातु विस्थापित कर देता है और क्या बना लेता है? लवण। मतलब लवण कहने का मतलब यही है कि लवण बनने का तरीका क्या है, जैसे तरीका बदलेगा उस तरीका के अनुसार उसका नाम रख दिया। अम्लीय लवण उसको क्या ही बोला कि अम्ल के अणु में जो हाइड्रोजन रहेगा, अम्लीय लवण इसको इसलिए बोला कि अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके ही लवण बनाएगा, लेकिन अम्ल के अणु में जो हाइड्रोजन रहेगा उसको कोई धातु अंशतः विस्थापित कर दे, विस्थापित मतलब हटा देगा, दूसरे जगह भेज देगा। लेकिन अम्ल के अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को किसी धातु द्वारा अंशतः विस्थापित करने से जो लवण बनेगा वो अम्लीय लवण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अम्लीय लवण। इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। इसके बाद चलेगा आपका 3 नंबर, लास्ट है भस्मीय लवण। लास्ट क्या है? भस्मीय लवण। लास्ट है भस्मीय लवण। क्या है? भस्मिक लवण। क्या नंबर हो जाएगा ये? 3 नंबर। 3 नंबर क्या हो जाएगा? भास्मिक लवण। क्या होता है भास्मिक लवण? समझिएगा। देखिए, भस्म जिसके अणु में अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं अम्ल द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होकर भास्मिक लवण बनाते हैं। देखिए, वैसे भस्म जिसके अणु में जो है कोई भस्म है, कोई भस्म है, उसके अणु में हाइड्रोक्साइड जो है OH जो है 1 से अधिक रहेगा। क्या रहेगा? 1 से अधिक। तो वो क्या करेगा? अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? सोचिए, भस्म अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनेगा? लवण। तो वैसे लवण तो उसको क्या बोलेंगे? भास्मिक लवण। भास्मिक लवण उसको बोलेंगे भस्म में जब 1 से अधिक हाइड्रोक्साइड समूह रहेगा, 1 से अधिक क्या रहेगा? हाइड्रोक्साइड समूह रहेगा, यानी कि OH जो रहेगा 1 से अधिक रहेगा। जब 1 से अधिक OH रहेगा तो वो OH जो है क्या करेगा? वो OH समूह जो है हाइड्रोजन के द्वारा, मतलब अच्छे अम्ल के द्वारा विस्थापित होकर के क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। जैसे देखिएगा, वैसे भस्म जिसके अणु में, वैसे भस्म जिसके अणु में
एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। एक से अधिक क्या होता है? एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होता है। हाइड्रोक्सिल, एक से अधिक क्या होता है? हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। समूह क्या होते हैं? समूह होते हैं। अम्ल द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होकर, अम्ल द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होकर भास्मिक लवण प्रदान करते हैं। अम्ल द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होकर भास्मिक लवण प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं। समझिएगा। देखिए, भास्मिक लवण क्या होता है? वैसे भस्म जिसके अणु में, वैसे भस्म कोई भस्म है जिसके अणु में एक से अधिक हाइड्रोक्सिल